Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will cover tribal movements in India during British rule. काफी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है और जितनी है सबको आप याद रख भी नहीं सकते, इसीलिए मैंने सभी साइट्स को, सभी बुक्स को कवर करके वो इम्पोर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स को कवर किया है जिनसे हमें एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड के अंदर काफी मूवमेंट्स हुए। अब सबका मेनली रीजन एक ही था। अब आप अगर ट्राइबल मूवमेंट्स को सोचो, ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों ही हो सकते हैं? क्या तो लैंड का इशू होगा या कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड इशू होगा, बिकॉज जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे इंडिया के अंदर आज है या पहले थी, सभी को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? फॉरेस्ट। बिकॉज वो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट सब कुछ होता है। अब ब्रिटिश कि काफी ऐसे प्रोविजंस थे, काफी ऐसे रूल्स थे जिनकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज को काफी चीजें फेस करनी पड़ रही थी। उसी की वजह से उन्होंने काफी सारे मूवमेंट्स किए। कुछ मूवमेंट्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लीडर सामने आए जिन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए काफी मेजर स्टेप्स उठाए। अब हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। पहले कॉजेस देख लेते हैं। वही लैंड एलिनिएशन, काफी लैंडलॉर्ड्स अपनी पावर दिखाने लग गए थे ट्राइबल्स के लैंड के ऊपर। ब्रिटिश से जो कॉलोनियल पावर थी वो अपना हक दिखा रही थी लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। रेवेन्यू सिस्टम से वो परेशान थे बिकॉज फॉरेस्ट उनके लिए उनका घर था, और अब आपके लिए, आपके घर के लिए ही कोई और आपसे आकर रेवेन्यू क्लेम कर रहा है, टैक्स क्लेम कर रहा है, तो वो चीज आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके अलावा काफी फॉरेस्ट पॉलिसीज आई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना 1864 के अंदर, कुछ फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 के अंदर आया, फिर 1878 में आया, जिन्होंने ट्राइबल्स को ये मना कर दिया कि आप फॉरेस्ट को यूज नहीं कर सकते, फॉरेस्ट की चीजों को यूज नहीं कर सकते, और उनसे बड़ा हर्टफुल कुछ भी उनके लिए नहीं था। उसके अलावा कुछ इंटरमीडिएटरीज बीच के अंदर डेवलप होने लगे, बिकॉज एक नॉर्मल पीजेंट लाइफ के अंदर और एक ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर काफी डिफरेंस होता है। वो अपने ऊपर या अपनी चीजों के अंदर किसी का भी इंटरफेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो कुछ ये रीजन थे, कुछ कल्चरल रीजन थे, बिकॉज जो ट्राइबल हैं वो अपने कल्चर को लेके काफी ज्यादा फिक्स रहते हैं कि उनको अपना कल्चर ही फॉलो करना है, और आज तक भी वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना भी वेस्टर्नाइजेशन आ गया, बट वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। और जब क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए उनको बोला गया, कॉलोनियल्स में इंटरफेयर किया, तो वो चीज भी उनको अच्छी नहीं लगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया के अंदर काफी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए। आप उनको चाहो तो 3 फेजेस के अंदर अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज 1700 से लेकर आपके 1947 तक, जब तक हम इंडिपेंडेंट, हमें नहीं मिली इंडिपेंडेंस, जब तक काफी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए। अब सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है, सबकी टाइमलाइन याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट थे वो अभी मैंने वीडियो के अंदर कवर कर दिए। एंड आई अश्योर यू कि इनसे बाहर आपसे कोई भी ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। स्टार्ट करते हैं। पहला था पहाड़िया रेबेलियन। एक चीज याद रखना कि जितने इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हुए उनमें से आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो उसकी टाइमलाइन, बिकॉज आपसे क्रोनोलॉजी में के अंदर वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा लीडर, बिकॉज लीडर, एक साइड लीडर और एक साइड ट्राइबल मूवमेंट, आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। और रीजंस तो जहां तक की बात है, रीजंस तो ऑलमोस्ट सेम ही थे, वही 3-4 रीजंस थे जो सभी ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए थे, इसलिए रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स ने पूरे इंडिया का ध्यान अपनी साइड किया, उनके बारे में हमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको मूवमेंट का नाम पता है, उसकी टाइमलाइन पता है, लीडर पता है और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें पता है, वो मोर देन इनफ है। स्टार्ट। पहाड़िया रेबिलियन, लीडर कौन थे? राजा जगन्नाथ। इन कब हुआ था? 1778 के अंदर। रीजन क्या था? ब्रिटिश एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। अब उन्हीं की टेरिटरी के अंदर वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लग गए थे, और ट्राइबल्स में ऐसा होता है कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अब उनके रेबेलियन करने पे ब्रिटिशर्स ने अपना रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने पहाड़ियास को मारा भी, उनको जेल के अंदर भी डाल दिया, उनसे जबरदस्ती भी की, ये सारी चीजें उन्होंने की। नेक्स्ट है आपका चौहार अपराइजिंग। ये कौन से रीजन के अंदर हुआ? छोटा नागपुर रीजन और प्लेन्स ऑफ बंगाल के अंदर ये मूवमेंट हुआ। कब हुआ? 1767 से 1802 तक। लीडर कौन आए सामने? दुर्जन सिंह आए। मेनली क्यों हुआ था? बिकॉज ये गोरिल्ला टेक्टिक्स में प्रेफर थे और ब्रिटिशर्स ने इनके अंदर इंटरफेयर किया,
तो ये मूवमेंट हो गया। तमार रिवॉल्ट्स, लोकेशन क्या थी? बाय उरानो ट्राइब्स ऑफ तमार। कहां पर हुए? छोटा नागपुर रीजन के अंदर 1789 से 1832 तक। लीडर कौन सामने आए? भोलानाथ सहाय। रीजन क्या थे? दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द फॉल्टी अलाइनमेंट असाइनमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द अलाइन असाइनमेंट exposed the British failure to secure tenants' land rights, causing unrest among तमार ट्राइब्स। तो इसलिए उनके अंदर थोड़ी सी चीजें अच्छी नहीं रही और रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। और बाद में ये रिवॉल्ट आसपास के एरिया तक भी फैल गया, बट बाद में ब्रिटिश ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया नियर अबाउट इन 1832 टू 33 के। नेक्स्ट अहोम रिवॉल्ट। अहोम्स ऑफ असम आज तक भी काफी फेमस है। फिलहाल कुछ रीजन की वजह से अहोम नाम न्यूज के अंदर भी चल रहा था, जो हमने अपने करंट अफेयर्स में कवर भी किया था। लोकेशन असम 1828 से 1833 तक। काफी बार क्रोनोलॉजिकली इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। लीडर कौन थे? गोमादार कन्वर अहोम प्रिंस थे, जिन्होंने इस रिबेलियन को स्टार्ट किया था। रीजन क्या था कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनका वॉर चल रहे थे, बुर्मा के अगेंस्ट वॉर चल रहे थे और आसपास के रीजन में काफी वॉर चल रहे थे, जिनसे जो अहोम्स का एरिया था वो काफी डिस्टर्ब हो रहा था। बिकॉज असम आपका एक बॉर्डर रीजन है, इसलिए उस रीजन में काफी सारे चेंजमेंट चल रहे थे। और उस टाइम पीरियड के अंदर आपका मणिपुर, मिजोरम, ये सारा एरिया ही कहाँ काउंट होता था? असम के अंदर काउंट होता था। तो वहां पर काफी डिस्टर्बेंस आ रही थी जो इनको पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। कोल अपराइजिंग, लोकेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू और ईयर 1831 टू 32। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लीडर यहाँ से सामने नहीं आए। नेक्स्ट खासी अपराइजिंग। लोकेशन, रीजन था खासी हिल्स एंड जैंतियार हिल्स, जो आपके मेघालय के अंदर है। डेट 1829 टू 33। लीडर कौन सामने आए? यू टेरोट सिंह सामने आए। और ये रीजन के अंदर क्या था कि जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था चाहता था, वो रोड बनाना चाहता था। कहां से? ब्रह्मपुत्र वैली को सिलचर से लिंक करना चाहता था, जिसकी वजह से इनका जो एरिया था वो काफी डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए ये अपराइजिंग स्टार्ट हुई। नेक्स्ट संथाल रिबेलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लोकेशन क्या थी? बीरबम, बंकुरा, सिंहबम, हजारीबाग, भागलपुर, जो आपका झारखंड वगैरह इसके आसपास का रीजन है वो। लोकेशन मतलब सॉरी टाइमलाइन 1855 टू 57। और लीडर सिंधु एंड कन्हू। Under them, around 10,000 Santals rose against these dreadful activities in June 1855, pledged to establish a free Santhal state। और उन्होंने free Santhal state की डिमांड की। लीडर पता चल गया हमें, टाइमलाइन पता चल गई। काफी इंपॉर्टेंट रिबेलियन है बिकॉज इसने काफी लोगों को कंबाइन किया और ऑल इंडिया के अंदर ये वाला रिबेलियन आपका हाईलाइट भी हुआ। और एक रीजन और भी था, बिकॉज रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जस्ट पहले ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। होंद अपराइजिंग ओडिशा के रीजन के अंदर हुआ 1837 से 1856 के टाइम पीरियड के अंदर हुआ। लीडरशिप किसने की? चक्रा बिश्नोई। एक चीज और याद रखना, वो मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से आपको लीडर का नाम पता चल रहा है और लीडर इंपॉर्टेंट है। जिनके अंदर लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडर का नाम नहीं है, वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन के अंदर अगर आपसे क्रोनोलॉजिकली कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सिर्फ मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो सिर्फ उनकी टाइमलाइन पूछी जाएगी जिनकी टाइमलाइन थोड़ी शॉर्ट टाइम पीरियड की है। जैसे कि आप देखो 1837 टू 1856 थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड हो गया, तो ये चीज आपसे क्रोनोलॉजिकली या टाइम पीरियड के अंदर नहीं पूछी जाएगी। अब संथाल अपराइजिंग था 1855 टू 57, तो वो आपसे टाइमलाइन के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो। रीजन क्या थे? इनको कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, टैक्सेस से प्रॉब्लम थी, जमींदार और मनी लेंडर के इंटरफेयर करने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट कोली अपराइजिंग। एक तो नाम भी थोड़े कंफ्यूजिंग है ना, खून, कोली, और अब आके कोल भी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज सभी मूवमेंट्स अलग अलग रीजन में हुए और सभी की टाइमलाइन भी अलग अलग है और लीडर भी। लोकेशन अहमदनगर ऑफ महाराष्ट्र। और कौन थे? ट्राइब्स थे तारंगा हिल्स के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात से। लीडरशिप किसने की? रामजी भांगरे ने की, जिन्होंने स्टार्ट किया इस रिवोल्ट को अगेंस्ट द ब्रिटिश राज और साथ में मनी लैंडर्स के भी अगेंस्ट। नेक्स्ट बिरसा मुंडा रिवोल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं आने के एग्जाम में, मतलब आया भी है ये एग्जाम में, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। लोकेशन छोटा नागपुर रीजन। लीडरशिप किसने की? बिरसा मुंडा ने की, ऑर्गेनाइज किया, ट्राइबल मूवमेंट को लेड किया और ट्राइबल्स को एक कॉल दिया जिसको क्या बोला गया? उलुगला, मतलब
revolt to the tribals, and he urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. उन्होंने सारी चीजें बोला कि अब उनको कुछ भी नहीं करना है और सब कुछ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही करना है। और उनको खुद को क्या बोला जाता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, धरती आबा फादर ऑफ द वर्ल्ड, ये उन्होंने खुद को कहा। अब रीजन क्या थे, जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, वो उनके ट्रेडिशनल लैंड को काफी डिस्टर्ब कर रही थी, काफी डिस्ट्रॉय कर रही थी, जो उनको पसंद नहीं आया। उनका जो कल्चर था वो इफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से बिरसा मुंडा ने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया। और बिरसा मुंडा के नाम से ही जो आपका जनजाति है, ट्राइबल, वो है, वो भी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इनको, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोया रिबेलियन लोकेशन took place during 1879 to 80 in the eastern Godavari tract of Andhra Pradesh and some region of Malkangiri region in Odisha. Leadership तोमादोरा, जो कोया के लीडर थे कोया रिबेलियन के, और रीजन वही थे सेम, मनसबदार से प्रॉब्लम थी, पुलिस के इंटरफेयर से प्रॉब्लम थी और टैक्सेस से प्रॉब्लम थी, तो रीजंस ऑलमोस्ट सभी में सेम है। ताना भगत मूवमेंट 1914 टू 1920 के आसपास स्टार्ट हुई। कहाँ पर स्टार्ट हुई, सेम छोटा नागपुर झारखंड वाले रीजन के अंदर। लीडरशिप किसने की, जात्रा भगत ने इसकी लीडरशिप की। नेक्स्ट रानी गाइडिनलू नागा मूवमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा, और इस मूवमेंट से ज्यादा ये पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट रही जिनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। मणिपुरी टेरिटरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ। लीडरशिप जो थी, इसको हरक्का मूवमेंट भी कहा जाता है और इसको एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के अंदर भी काउंट किया जाता है। अब स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी हाइप्यो जदुनांग, इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, बट जब ये नहीं रहे उसके बाद इस मूवमेंट को संभाला रानी गाइदिन्लू ने। अब इनके अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि ये सिर्फ 13 इयर्स की थी जब इन्होंने ये मूवमेंट संभाला, और इनको फिर इस मूवमेंट की वजह से, बिकॉज इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई थी। इनको उम्र कैद की सजा दी थी, किसने, ब्रिटिशर्स ने इनको उम्र कैद की सजा दी थी, और फिर ये काफी साल तक जेल में रही। बाद में जब 1947 के अंदर इंडिया आजादी मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इनको जेल से निकलवाया था। अब एक हिंदू टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनको एज ए डॉटर ऑफ द हिल्स भी डिस्क्राइब किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू इनसे मिले भी थे जेल के अंदर, और उन्होंने ही इनको टाइटल दिया था रानी का, ताकि वो थोड़ी उनको करेजमेंट मिले, थोड़ी हिम्मत मिले और वो जेल के अंदर सरवाइव कर पाए। और फिर जस्ट 1947 के अंदर इंडिया के आजाद होते ही इनको जेल से निकाल दिया गया था। रीजन क्या थे इस मूवमेंट के, मेनली रीजन यही थे कि कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स थे जो ब्रिटिश थे, वो वहां के कल्चर में इंटरफेयर कर रहे थे, जो चीजें उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या रहा कि उन्होंने उनको कैप्चर करके जेल के अंदर डाल दिया। अब 1932 में उनको जेल के अंदर डाला था, 1932 से लेकर 1947 तक वो जेल में ही रही थी। अब कॉल म्यूटिनी, लीडर्स कौन थे, 1831 के अंदर स्टार्ट हुई, ये टाइमलाइन थी। लीडर कौन थे, बुद्धो भगत थे, काफी इंपॉर्टेंट लीडर रहे। इन्होंने इस मूवमेंट को काफी एरिया के अंदर एक्सपेंड किया, आपका रांची, सिंघम, हजारीबाग, पलमऊ, सारे पार्ट्स के अंदर ये मूवमेंट स्प्रेड हो गई। अब इसकी टाइमलाइन देखो, क्या है टाइमलाइन, 1831 है, तो सिर्फ एक ईयर है, तो ये आपको टाइमलाइन के अंदर, क्रोनोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है और काफी जगह पूछा गया भी है। अब इसके लीडर हैं जो बुद्धो भगत, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहे, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। रीजन क्या थे, वही लैंड ट्रांसफर किए जा रहे थे। अब इनके लैंड थे और वो अदर कम्युनिटीज को ट्रांसफर किए जा रहे थे, जो चीजें इनको पसंद नहीं आई, इनको रेवेन्यू सिस्टम भी पसंद नहीं आया, इसलिए इन्होंने इस रिबेल को, इस म्यूटिनी को स्टार्ट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, ये एक लास्ट वन और रह गया। लोकेशन क्या थी, रामपा रिबेलियन की लोकेशन थी, इसको एक तो मनियम रिबेलियन भी बोला जाता था, साथ में लोकेशन क्या थी, गोदावरी वाला जो रीजन था वो था। इसके लीडर कौन थे, अलूरी सीतारामा राजू इसके लीडर थे, और इसके बारे में भी सेम वही रीजंस को देखना है, ये भी सेम गुरिल्ला टैक्टिक्स को फॉलो करते थे। अब एक चीज ये है कि इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी टीचर को या किसी को ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, बिकॉज आपको सब कुछ याद ही रखना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर आप किसी कोचिंग में भी जा रहे हो या फिर कहीं से भी आप क्लासेस ले रहे हो, वहां पर भी क्या होता है, इस चैप्टर के सिर्फ आपको नोट्स दिए जाते हैं, बट फिर उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स कवर होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ
जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो कवर हो जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर जितने इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थे सभी जगह से कलेक्ट करके मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं। अब इनकी जो पीडीएफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज रिलेटेड टू जो यूपीएससी के अंदर अब तक आए हैं। प्रीलिम्स के अंदर आया था 2011 के अंदर, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसर्जेंस इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। फिर आपको ये 4 रीजन दिए हुए हैं कि कौन सा एक कॉमन फैक्टर था जो इन मूवमेंट से रिलेटेड था। तो आंसर क्या है आपका फोर्थ, द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग subsidized what were the measures taken by the colonial government। ये आपका यूपीएससी 2018 के अंदर आया था। The territories called Santhal Pagnas were created. It became illegal for Santhal to transfer land to non-Santhal. Select the correct statement using the code given below. So the answer is C. Both 1 and 2 are correct. ये आपका 2020 के अंदर आया था। With reference to the history of India, Ulugna और Great Tumult is led by बिरसा मुंडा। ये अभी हमने पीछे देखा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीलिम्स के अंदर आए हुए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं था, सब कुछ याद करने वाला है, तो प्लीज पीडीएफ को बार बार रीड करना। और एक टेक्निक होती है कि आपको कोई चीज याद नहीं हो रही तो आप उसको 15 to 20 टाइम्स फटाफट रीड कर लो, तो आपको एग्जाम पॉइंट के अंदर वो चीज याद आ जाएगी। 99% चांस है कि फिर आपको वो एग्जाम के अंदर याद आ ही जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class we will discuss about socio-religious reform movements। जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, कौन सी पर्सनैलिटी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की, सब कुछ बहुत डिटेल में हम अब स्टडी करेंगे। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इन मूवमेंट्स की स्टार्टिंग हुई नियर अबाउट आपके 19th सेंचुरी में, मतलब 1800 से लेकर 1900 के बीच में मैक्सिमम मूवमेंट्स की स्टार्टिंग हुई। कुछ मूवमेंट्स 1900 के बाद भी स्टार्ट हुई। बेसिकली इन मूवमेंट्स का मोटो क्या था, सबका अपना अपना मोटो था। सभी रिलीजन्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुई। हिंदूज की अलग मूवमेंट स्टार्ट हुई, मुस्लिम्स की अलग हुई, सिख की अलग हुई और पारसीज की अलग हुई। सबको हम डिटेल में करेंगे। मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें जिस मूवमेंट से रिलेटेड, जिस पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो है, सिर्फ उन पर फोकस करना है ताकि हमें सब कुछ याद हो सके और हमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे एग्जाम के अंदर ना आए। स्टार्ट करते हैं। पहले ये चीज देखते हैं कि सोशल मूवमेंट्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया, एक रिफॉर्मिस्ट, एक रिवाइवलिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या था? रिफॉर्मिस्ट का मतलब ये था कि वो मूवमेंट्स जो किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम को टारगेट कर रही थी कि कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा था, उसको रिफॉर्म की जरूरत है। वुमेन की कंडीशन काफी खराब है इंडिया के अंदर, उस चीज को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। पहले विडोज की रीमैरिज नहीं पॉसिबल थी, उस चीज की जरूरत है। बिकॉज एक इंसान है, सपोज करो एक लड़की है, उसकी 16 ईयर्स की एज में शादी हुई, 18 की एज में वो विडो हो गई, तो क्या 18 के बाद, मतलब हम देखें तो अभी तक तो उस लड़की की लाइफ स्टार्ट ही नहीं थी। तो यस, विडो रीमैरिज भी होनी चाहिए। सती सिस्टम है, काफी गलत है। बिकॉज एक इंसान को जिंदा जलाने से बुरा आज भी कुछ नहीं होता, पहले भी कुछ नहीं होता। बिकॉज सबसे पेनफुल डेथ जो होती है वो वही होती है, तो उस चीज को खत्म करने की जरूरत है। तो उन चीजों के ऊपर बेस थी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स। कुछ व्यक्ति हुए, जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने इस चीज के ऊपर बात की। बिकॉज सबने एजुकेशन ले चुके थे, सब में इतनी अवेयरनेस आ चुकी थी, इसकी वजह से उन चीजों के ऊपर बात हुई और कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई। रिवाइवलिस्ट की बात करें तो वो मूवमेंट्स जो बैक टू रिलीजन हमें लेके जाना चाहती थी। जैसे कि उस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिश रूल काफी पीक पर था, क्रिश्चियनिटी भी फैल रही थी, जिसकी वजह से कुछ लोग थे जिनको अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स थे। जैसे दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने बोला कि वेदास के ऊपर वापस जाओ, हिंदू रिलीजन के ऊपर बिलीव करो। वैसे ही सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेम बात की।
उस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स ने अपने अपने रिलीजन को वापस से प्रमोट करना चाहा, ताकि क्रिश्चियनिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके और लोग अपने ही रिलीजन को ज्यादा समझ सके, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक रिलीजन, जो जैसे हिंदुज्म में बात करें, जो हमारे वेदास के अंदर लिखा हुआ है, उपनिषद पुराण इनके अंदर जो लिखा है उसके ऊपर हम फोकस करें, और जो गलत प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे रिलीजन में कभी लिखी ही नहीं गई उन चीजों को हम ना अपनाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सती प्रथा की बात करोगे तो सती प्रथा के बारे में इतना कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, जो और वो प्रैक्टिस थी भी गलत। तो उस तरह से हम पूरे लेक्चर को कवर करेंगे और वन बाय वन सभी मूवमेंट्स को हम अब कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट है राजा राम मोहन रॉय। इनका नाम था राम मोहन रॉय। जो राजा का टाइटल था वो इनको इनके अचीवमेंट्स की वजह से मिला था, और राजा का टाइटल इनको किसने दिया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अकबर टू ने, जो उस टाइम पीरियड के अंदर मुगल एम्पायर के रूलर थे। ये काफी बड़े ग्रेट लीडर थे और इनको मॉडर्न इंडिया फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने काफी इंडिया के रिफॉर्म्स के अंदर काफी मेजर चेंजमेंट लाने चाहे। इसलिए अगर आपसे कभी कोई पूछे कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसको कहा जाता है, तो वो भी राम मोहन रॉय को ही कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड क्या क्या है, ये वेस्टर्न थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करते थे और ये चाहते थे कि इंडिया वेस्टर्नाइजेशन को अपनाए, लेकिन अपने रूट्स को भी ना भूले और साथ में वेस्टर्नाइजेशन को भी अपनाए। इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर बात की कि कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात की। सबसे इंपॉर्टेंट इनका रिफॉर्म क्या था कि इन्होंने सती प्रथा के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्क किया, जिसकी वजह से 1829 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा से रिलेटेड रूल को भी पास किया और इंडिया के अंदर सती प्रथा जैसी जो एविल एक थी उसको भी हटाने में इन्होंने बहुत अपना अच्छा सा योगदान दिया। अब और इम्पोर्टेंट इनके बारे में क्या है, आत्मीय सभा, जिसकी फॉर्मेशन कब की इन्होंने 1814 के अंदर, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इन्होंने बंगाल से काफी यंग मैन का एक ग्रुप बनाया, पूरा बैंड बनाया, और इन्होंने किस चीज के ऊपर बात की, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है, दैट बिलीव इन वन गॉड, कि भगवान एक ही है, गॉड एक ही है और हमें सिर्फ एक गॉड के ऊपर बिलीव करना चाहिए, और हमें भगवानों के अंदर ही, कि आप भगवान के अंदर ही डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। हर भगवान, सिर्फ जितने भी भगवान हैं, चाहे वो हिंदुज्म के अंदर हो चाहे इस्लाम के अंदर, वो सभी एक ही चीज कहते हैं और हमें वन गॉड पॉलिसी के अंदर, वन गॉड के अंदर ही बिलीव रखना चाहिए। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, ब्रह्मो समाज को फॉर्म किया। कब किया, 1828 के अंदर किया। ब्रह्मो समाज भी इसी चीज के ऊपर फोकस करता था कि हिंदुज्म को प्योरीफाई करो, हिंदुज्म के अंदर जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, चाहे वो वुमेन की कंडीशन है या फिर कास्ट सिस्टम है, उन सारी चीजों को हटाओ और वन गॉड के अंदर बिलीव करो। यही ब्रह्मो समाज का मोटिव था। उसके अलावा हमें इनके बारे में क्या याद रखना है, संबंध कौमुदी। 1821 के अंदर इन्होंने अपनी एक बंगाली वीकली जो मैगजीन होती है उसको पब्लिश करना स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था, संबंध कौमुदी। उसके अलावा इन्होंने एक और वीकली स्टार्ट की जो पर्शियन के अंदर, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने स्टार्ट की, और वो इंडिया की पहली पर्शियन वीकली थी। उसका नाम क्या था, मिरत उल अकबर, जो इन्होंने 1822 के अंदर स्टार्ट की। जो उस टाइम का धर्म सभा थी उसने इनका काफी ज्यादा अपोज किया। धर्म सभा उस टाइम पर क्या थी, एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी जो इनके व्यूज को सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने इनका अपोज भी काफी ज्यादा उस टाइम पीरियड के अंदर किया। अब जब राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो गई, उसके बाद ब्रह्मो समाज दो इंसानों ने संभाला, पहले देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे केशव चंद्र सेन। अब इन दोनों के बीच में भी बाद में चलकर काफी क्लैशेस थे, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे, इसलिए बाद में चलकर क्या हुआ कि जो ब्रह्मो समाज था वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हो गया। जिन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर को सपोर्ट किया उनका अलग ब्रह्मो समाज हो गया, और जिन्होंने केशव चंद्र सेन को सपोर्ट किया वो अलग हो गए। अब देखते हैं केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्रह्म समाज की लेगेसी को आगे बढ़ाया और इन्होंने किस किस चीज के ऊपर काम किया, कास्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम किया, वुमेन राइट्स के ऊपर इन्होंने काम किया, विडो रीमैरिज को भी इन्होंने प्रमोट किया, और ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मण्स थे उनको भी इन्होंने अपोज किया, बिकॉज उनकी वजह से जो था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। और साथ में इन्होंने स्ट्रेस सबसे ज्यादा किस पे दिया, यूनिवर्सलिज्म इन रिलीजन, जिसका मतलब है कि रिलीजन चाहे कितने भी हैं लोगों के ऊपर, बट
आप पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक फेथ होना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं वो सभी को इक्वली फॉलो करनी चाहिए बिना किसी रिलीजन के डिफरेंस के। कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामिक रिलीजन के अंदर कोई अच्छी चीज है तो वो सभी को फॉलो करनी चाहिए, हिंदुज्म के अंदर कोई अच्छी चीज है वो सभी को फॉलो करनी चाहिए। और अपने अपने रिलीजन में जो चीजें गलत हैं, जो हमारे लिए गलत है, जैसे कि चाहे आप सती प्रथा की ही बात कर लो, वो आप किसी भी टर्म में आप उस चीज को सही नहीं बोल सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती है, तो उन चीजों को हमें हटा देना चाहिए। अब इनके और देवेंद्र नाथ जी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से 1866 के अंदर ब्रह्मो समाज डिवाइडेड हुआ। आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के अंदर जो लोग गए उनको हेड किया केशव चंद्र सेन ने, और जो आदि ब्रह्मो समाज के अंदर लोग गए उनको हेड किया देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। अब एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, यंग बंगाल मूवमेंट, जिसके लीडर कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजी। ये एक हिंदू कॉलेज था उस टाइम पीरियड के अंदर, काफी फेमस हिंदू कॉलेज था बंगाल के अंदर, नॉट कि जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो हिंदू कॉलेज अलग है। बंगाल के अंदर हिंदू कॉलेज था, उसके अंदर ये पढ़ाते थे, और इन्होंने वहीं पर बंगाल के अंदर यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये भी किस चीज के ऊपर बात करते थे? लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रीडम के ऊपर इन्होंने बात की। पर ये मूवमेंट ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाया और ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया। अगर देवेंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो एक तो हमने देख लिया कि इन्होंने ब्रह्मो समाज के लिए काम किया, उसके अलावा इन्होंने एक चीज और की थी। अगर हमसे कभी कोई पूछे कि तत्वबोधिनी सभा 1839, इसकी फॉर्मेशन किसने की थी? इसकी फॉर्मेशन भी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी, और इसके अंदर भी वो सेम वही बातें करते थे जो ब्रह्मो समाज के अंदर की गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया। सबसे ज्यादा इनका रोल रहा विडो रीमैरिज, बिकॉज इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, जो एक मेजर चेंज लेकर आया वुमेन्स के लिए। साथ में इन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा बात की। ये खुद पहले संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उसके बाद ये बैथून कॉलेज के सेक्रेटरी बने। और जो बैथून स्कूल था 1849 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, वो इस्टेब्लिश भी इन्हीं की हेल्प से हुआ था, और बाद में इसके सेक्रेटरी भी ये बने थे। और ये पहला परमानेंट गर्ल्स स्कूल बना इंडिया का, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने काफी ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न थॉट्स को भी प्रमोट किया जो अच्छे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजुकेशन की बात करो कि सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, ये एक वेस्टर्न थॉट ही है, वुमेन्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये एक वेस्टर्न थॉट है। इस चीज को भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे ज्योतिबा फुले। ये खुद भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और इन्होंने सबसे ज्यादा काम भी किसके लिए किया? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए काम किया, बिकॉज इनको खुद को भी वो चीज फेस करनी पड़ी थी, और ये नहीं चाहते थे कि वो चीजें किसी और को भी फेस करनी पड़े, तो उसके लिए इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें की। आज के टाइम पे जो हम दलित वर्ड यूज करते हैं लोअर कास्ट के लिए, वो वर्ड जो दलित टर्म थी वो भी किसने कॉइन की थी? ज्योतिबा फुले जी ने ही कॉइन की थी। उसके अलावा इन्होंने एक सत्य शोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ की भी फॉर्मेशन की। कब की? 1873 के अंदर की, जिसके अंदर भी ये कास्ट के बारे में ही बात करते थे। जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था उस टाइम पीरियड के अंदर, उसके बारे में बात करते थे, और जो लोअर कास्ट के लोगों की प्रॉब्लम थी उसके बारे में इन्होंने बात की। उसके अलावा इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब, गुलाम का मतलब क्या होता है? स्लेव। तो गुलामगिरी जिसका मतलब था स्लेवरी, जिसके अंदर इन्होंने इंडियन सोसाइटी के अंदर जो बुरा हाल था उस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स के अंडर, उसके बारे में काफी सारी चीजें मेंशन की। और इनके अलावा सार्वजनिक सत्य धर्मा पुस्तक, ये भी इन्होंने ही पब्लिश करना स्टार्ट किया 1879 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने इक्वेलिटी को समझाया, जस्टिस को समझाया, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू समझाई। ये तीनों चीजें इनके अंदर उन्होंने समझाई। और एक लास्ट था सत्यशोधक समाज प्रकाश। इस बुक के अंदर इन्होंने सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी ज्यादा बात की। जो इन्होंने ये सत्यशोधक समाज की फॉर्मेशन की थी, जिसके अंदर ये एजुकेशन से रिलेटेड, लोअर कास्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करते थे, इसी चीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी, और ये बुक भी पब्लिश हुई। अब बात करते हैं सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन
से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रोल 19th सेंचुरी के अंदर प्ले किया। और इनके इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स क्या थे? पहला था महिला सेवा मंडल, जो इन्होंने 1852 के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इन्होंने वुमेन के हक की बात की थी, उनके सोशल इश्यूज की बात की थी, उनकी डिग्निटी की बात की थी। उसके अलावा इन्होंने एक बनाया था नाइट स्कूल एंड स्टीपेंड, जो इन्होंने 1855 के अंदर बनाया, और दोनों ने मिलके बनाया था, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। उस नाइट स्कूल का मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के अंदर क्या होता था, जो वर्कर्स होते थे उनको कम से कम भी 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। तो इस केस में वो एजुकेशन कैसे लें? बिकॉज स्कूल्स तो दिन में ओपन रहते हैं, कॉलेज भी दिन में ओपन रहते हैं, और उनको काम भी दिन में करना होता था। इसलिए नाइट स्कूल बनाया गया था, ताकि जो वर्कर्स हैं वो रात को एजुकेशन ले सकें और अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें। अब उस सेम टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा फेमाइन की सिचुएशन भी थी, उसके अंदर भी इन्होंने काफी फ्री का खाना देना, लोगों को मोटिवेट करना और काफी हेल्प उन लोगों की थी जो भुखमरी से उस टाइम पीरियड के अंदर भुखमरी को फेस कर रहे थे। अगर इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो काव्य फुले 1934 एंड भवन काशी सुबोध रत्नाकर 1982, ये दो इनके लिटरेरी वर्क्स थे। अब नेक्स्ट है परमहंसा मंडली 1849। अब इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ये कहाँ फॉर्मेशन कहाँ हुई? महाराष्ट्र के अंदर हुई। किसने की? दुर्गाराम मेहता जी ने एंड दादोबा पांडुरंग ने, इन दोनों ने इसकी फॉर्मेशन की। एजेंडा सेम था, वही वन गॉड के अंदर बिलीव रखना, कास्ट रूल्स को ब्रेक करना, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना। और मेनली ये जो और मंडली थी वो मेनली महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास तक ही इसकी ब्रांचेस थी और आसपास तक की ही इसकी रेंज थी। नेक्स्ट है एक फेमस रिफॉर्मिस्ट गोपाल हरि देशमुख। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि काफी बार पूछा भी जाता है काफी एग्जाम में कि पेन नेम लोकाहितवादी, लोकाहितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि एक प्रभाकर, एक मराठी वीकली थी, उसके अंदर इन्होंने 100 लेटर्स लिखे थे। ये वीकली इनकी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर इन्होंने 100 लेटर्स लिखे थे, जिनमें से एक बहुत फेमस है 7 पत्रे, जो इन्होंने 1848 से 1850 के बीच में लिखा। तो आपको ये एक नाम याद रखना है। उसके अलावा इनका भी सेम मानना था, और एक इनकी फेमस वर्डिंग थी, इफ रिलीजन डिड नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म्स देन रिलीजन शुड बी चेंज, फॉर आफ्टर ऑल रिलीजन वॉज मेड बाय ह्यूमन बींग्स। इनका मतलब सिंपल सा था कि अगर कोई धर्म आपको सोशल रिफॉर्म्स करने से रोक रहा है, एक अच्छे चेंजमेंट से रोक रहा है, तो आपको रिलीजन बदल देना चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें तो रिलीजन बनाया भी तो हमने ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई रिलीजन बनाया, नहीं, किसी भी गॉड ने कोई रिलीजन नहीं बनाया। एट लास्ट रिलीजन हमने ही बनाया, तो अगर कोई रिलीजन हमें ही फेवर नहीं कर रहा तो हमें उस रिलीजन को बदल देना चाहिए। ये इनका इंपॉर्टेंट थॉट था। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंसा, जो विवेकानंद जी के गुरु थे। ये काफी संत पर्सनैलिटी के इंसान थे, और इनका मानना था, ये गॉड में काफी ज्यादा बिलीव करते थे। अब इनके साथ एक अलग चीज थी जो अभी तक हमने पीछे नहीं देखी, वो ये थी कि ये सभी रिलीजन की तरफ काफी जेंटल थे, बट ये बिलीव सिर्फ हिंदुज्म के अंदर ही करते थे, और ये हिंदुज्म को ही प्रमोट करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद, जो किसके इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण जी ही थे, और उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद जी को रियलाइज करवाया था कि यस, तुम इस धरती के ऊपर आए हो, कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए आए हो। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उनके पाथ पर चलकर आगे चलकर हिंदुज्म को प्रमोट किया। इनसे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि एक तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्टार्टिंग की थी 1897 के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने काफी सारे सोशल वर्क्स को प्रमोट किया था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये थी कि इन्होंने वर्ल्ड लेवल तक ट्रेवल किया, इंडिया से बाहर इन्होंने काफी ट्रेवल किया, और इन्होंने अमेरिका और यूरोप जाकर भी हिंदुज्म को प्रमोट किया, हिंदू सोसाइटी के बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया, और इंडिया को वहां पर एज अ रिस्पेक्टफुल मैनर में प्रेजेंट किया। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट शिकागो के अंदर स्पीच भी दी, जो काफी ज्यादा फेमस भी हुई। अब आते हैं वेदा समाज 1864 के अंदर।
एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ही था जो साउथर्न इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? मद्रास के अंदर हुआ था। किसने इस्टेब्लिश किया था? श्रीधरल्लू नायडू ने और केशव चंद्र सेन ने। मोटिव वही सेम मोटिव था कि कास्ट के अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए और आउटसाइडर से ज्यादा हमें बिलीव करना चाहिए। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, विडो रीमैरिज के फेवर में थे और पोलीगैमी के भी अगेंस्ट में थे कि एक इंसान को एक इंसान से ही शादी करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। ये उन दोनों चीजों के फेवर में नहीं थे कि वुमेन अगर एक से ज्यादा से शादी कर रही है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पर, तो वो उस चीज के भी सपोर्ट में नहीं थे, और अगर मेन मल्टीपल वुमेन से शादी कर रहे हैं तो ये उस चीज के सपोर्ट में भी नहीं थे। अब आता है आर्य समाज 1875। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने स्टार्ट किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उनका पहले उनको क्या बोला जाता था? मूल शंकर बोला जाता था। बाद में उनका नाम हो गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने काफी सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट किया। उन्होंने वुमेन कंडीशंस के ऊपर काफी ज्यादा बात की और बेसिकली आर्य समाज इस्टेब्लिश भी किसके लिए हुआ था? वुमेन्स के हक के लिए बात करने के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए बात करने के लिए, अनटचेबिलिटी के ऊपर बात करने के लिए, कास्ट सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए, और साथ में इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया। अब इनसे चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए इनका फेमस स्लोगन। इन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था, बैक टू द वेदास। ये वेदास के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो इन्होंने एक मैसेज दिया था कि हमें वापस वेदों के ऊपर जाने चाहिए। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा, सबके ऊपर हमें वापस जाना चाहिए और उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर काफी लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे इन्फ्लुएंस की वजह से। काफी हिंदू जो थे वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, तो इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें इनका एम था कि हिंदूज को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट होने से रोका जाए और जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस हिंदू बनाया जाए। एक इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक थी जो काफी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है प्रथन्ना समाज 1876। किसने फॉर्मेशन की? आत्माराम पांडुरंग ने और एमजी रानडे ने इसकी फॉर्मेशन की। सेम वही बिलीव था, सिंगल गॉड के अंदर बिलीव करना है, कास्ट सिस्टम को नहीं मानना है। कुछ चीजें जो इनको अच्छी लगी वो इन्होंने बुद्धिज्म की भी फॉलो की, कुछ चीजें जो क्रिश्चियनिटी की इनको अच्छी लगी वो भी इन्होंने फॉलो की, और इन्होंने चाहा कि जो चीजें बुद्धिज्म की अच्छी हैं वो भी हिंदुज्म के अंदर ऐड करो, कुछ चीजें जो क्रिश्चियनिटी की अच्छी हैं वो भी हिंदू टेक्स्ट के अंदर ऐड करो, हिंदुज्म के अंदर ऐड करो। और बाद में चलकर आरजी भटनागर जो थे, काफी फेमस संस्कृत स्कॉलर थे उस टाइम पीरियड के अंदर, उन्होंने भी प्रथन्ना समाज को ज्वाइन किया और प्रथन्ना समाज के एक इंपॉर्टेंट लीडर वो बने। अब देखो, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने, बिकॉज ये चीजें आपसे मेंस में पूछी जाने वाली है नहीं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपके सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर आने वाला है। तो आपको इंपॉर्टेंट, जैसे कोई फेमस बुक हो गया, किसने फॉर्मेशन की, कब की, क्रोनोलॉजी के लिए आपको सिर्फ ये चीजें ज्यादा याद रखनी है, बिकॉज मोटिव तो सबका सेम था। मोटिव आपको चेंज नहीं मिलेगा, वही कास्ट, वही मोनोथिज्म, वही यूनिवर्सलिज्म, वही वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, आपको सबके सेम मोटिव ही मिलेंगे। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी फॉर्मेशन की थी किसी इंडियन ने नहीं की थी, एक आपके रशियन के स्पिरिचुअलिस्ट थे मडामे एचपी, और एक आपके अमेरिकन थे एचएस ऑलकॉट। इन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी कहां पर? यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1875 के अंदर। अब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में कब आई? 1879 के अंदर आई, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास के पास बना 1886 के अंदर। इंपॉर्टेंट ये कब हुई इंडिया के अंदर? जब एनी बेसेंट ने इसको ज्वाइन किया और इंडियन स्ट्रगल के अंदर उन्होंने इस सोसाइटी को काफी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहा। सोसाइटी से उन्हीं चीजों के ऊपर बात करती थी कि एंशिएंट रिलीजन को फॉलो करो, फिलॉसफीज में बिलीव करो, साइंस के अंदर बिलीव करो, और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एस्टेब्लिश करो। अब बात करते हैं मुस्लिम्स में कौन सी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी। पहली थी वहाबी मूवमेंट 1830 टू 1860 के नियर अबाउट, जिसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? सैयद अहमद बरलवी ऑफ राय बरेली। अब ये किस में बिलीव करते थे? ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे किसकी टीचिंग से? अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह
जो एक दिल्ली के संत थे, इनकी टीचिंग से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनका मोटिव यही था इस्लाम को प्रमोट करना, इस्लाम के मतलब को लोगों को समझाना और जितना हो सके उतना इस्लाम को प्रमोट करना, ये इनका मेन मोटिव था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी मुस्लिम्स में फेराजी मूवमेंट, जो सेम इसी टाइम पीरियड के बीच में स्टार्ट हुई 1838 टू 48 के बीच में। इंपॉर्टेंट लीडर पता होने चाहिए आपको, शरीयतुल्लाह खान एंड दादू मियां, ये दोनों इंपॉर्टेंट लीडर थे और ये पहला एंटी टैक्स कैंपेन था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके अंदर वो क्या डिमांड कर रहे थे कि हम टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, स्पेसिफिकली इन द रीजन ऑफ बंगाल, स्टार्ट बंगाल से हुई और बंगाल के आसपास के रीजन में ये मूवमेंट फिर एक्सपेंड हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट ये थी मुस्लिम्स की, जो किसने स्टार्ट की थी, सैयद अहमद खान ने, एंड द अलीगढ़ स्कूल, एंड इसी के अंदर अलीगढ़ स्कूल की एक स्टार्टिंग है, जो आज के टाइम पीरियड के अंदर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखते हैं, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की थी, वो भी किन के टाइम पीरियड के अंदर फॉर्म हुई थी, सैयद अहमद खान के टाइम पीरियड के अंदर फॉर्म हुई थी। ये काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे, इन्होंने काफी चीजों के बारे में बात की, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, ये ब्रिटिशर्स की एजुकेशन को, कुछ वेस्टर्न एजुकेशन को, कुछ ब्रिटिशर्स के थॉट्स को भी सपोर्ट करते थे उस टाइम पीरियड के अंदर, और थोड़े से टॉलरेंस थी इनके अंदर नेचर को लेके, मतलब एक होता है ना कि प्योरली इस्लामिक चीजों को ये सपोर्ट नहीं करते थे, ये इस्लाम के अंदर कुछ चेंजमेंट लाने को रेडी थे। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 1875 की स्टार्टिंग भी इन्होंने की थी, और यही था कि अलीगढ़ मूवमेंट बिकॉज अलीगढ़ से स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर क्या था कि मुस्लिम्स को दोबारा से रिवाइव किया जाए, दोबारा से मुस्लिम पॉपुलेशन को स्प्रेड किया जाए, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा इस्लामिक इन्फ्लुएंस, मुस्लिम इन्फ्लुएंस जो था वो कम होता दिखाई दे रहा था, तो इन्होंने दोबारा उस चीज को बढ़ाना चाहा। इन्होंने उर्दू को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया और 1866 के अंदर इन्होंने ही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एट अलीगढ़ की इस्टेब्लिशमेंट भी की। एक इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी, वो थी द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1848। अब आती है पारसी मूवमेंट, एक ही मूवमेंट थी पारसी मूवमेंट, द रहनुमाई मजदयसन सभा, जो किसने स्टार्ट की थी, दादा भाई नारोजी ने स्टार्ट की थी। मेन मोटिव इनका यही था, सेम वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात करना, कुछ पारसी सोशल कस्टम्स के ऊपर बात करना, बिकॉज पारसी की पॉपुलेशन वैसे भी कम थी, आज भी कम है, तो थोड़ी सी पारसी रिलीजन से रिलेटेड, पारसी कस्टम से रिलेटेड बात करना, पारसीज को वेस्टर्न एजुकेशन से और इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव करना, ये सब कुछ इस मूवमेंट का मोटिव था। अब है सिख मूवमेंट्स, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी कूका मूवमेंट, जिसको नामधारी मूवमेंट भी कहा जाता है, जो 1872 के अंदर स्टार्ट हुई। इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे भगवत जवाहरमल एंड बाबा बालक सिंह, ये दो इसके इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे। एक तो इनका मोटिव वो सेम था जो बाकी मूवमेंट्स का था, वही कास्ट सिस्टम, अर्ली मैरिज, और उसके अलावा इन्होंने जो वन गॉड थी, वर्शिप ऑफ वन गॉड को फॉलो किया। साथ में इन्होंने बोला कि ये चीज हमें कैसे अचीव हो सकती है, प्रेयर से अचीव हो सकती है, मेडिटेशन करके अचीव हो सकती है, और इन्होंने खुद के मॉरल कोड्स बनाए, जो भी इनको फॉलो करता था, इनकी मूवमेंट को सपोर्ट करता था, वो इन्हीं के मॉरल कोड्स को भी फॉलो करता था। नेक्स्ट मूवमेंट थी अकाली मूवमेंट 1920 टू 1925, और इसी अकाली मूवमेंट से बाद में चलकर जो आप पंजाब की रीजनल पार्टी बनी अकाली दल, वो भी यहीं से निकलकर बाद में जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। मूवमेंट की स्टार्टिंग ऑब्वियस है पंजाब में हुई, 1920 के अंदर हुई। इनका पहला मेन एम था गुरुद्वारास के एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करना, कि जो गुरुद्वारास का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से चले, उसमें कोई भी करप्शन ना हो, और उस चीज को ठीक करना इनका सबसे पहला मोटिव था। और ये सिर्फ सिख रिलीजन को सपोर्ट करते थे, सिर्फ जो सिख लोग हैं उनको सपोर्ट करते थे और उन्हीं के लिए काम करना चाहते थे। ये अपने रिलीजन को लेकर इनका काफी सेल्फिश नेचर था। जो भी इस मूवमेंट से जुड़े, जो सिर्फ सिखिज्म को प्रमोट करना चाहते थे और जिनको सिर्फ सिख की प्रॉब्लम से ही कोई भी
मतलब था और किसी भी रिलीजन के लोगों से इनको मतलब नहीं था। इन्होंने ही एक न्यू सिख गुरुद्वारा एक्ट भी पास करवाया 1922 के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अकालीस। तो ये सिंपल सा एक रूल था, एक्ट था जो पास हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के प्रेशर की वजह से। बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर आपका पंजाब का रीजन भी बहुत ज्यादा था। बाद में तो पंजाब डिवाइड होकर आधा पाकिस्तान के पास चला गया, आधा इंडिया के पास रह गया, और उस टाइम पर उन चीजों का इन्फ्लुएंस जो सिख पॉपुलेशन थी वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर बना और उनको वो एक्ट पास करना पड़ा। अब देखते हैं एनालाइज, कि आपसे कोई पूछे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को आप कैसे देखते हो, तो किसी भी चीज का सब कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता, सब कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता, हर चीज में दोनों चीजें होती हैं। तो अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि वुमेन एजुकेशन प्रमोट हुई, वुमेन की अपलिफ्टमेंट हुई, उनके लिए रीमैरिज का ऑप्शन ओपन हो गया, उनको अब सती प्रथा खत्म हो गई, तो वो चीजें बहुत अच्छी हुई। कुछ कास्ट अपलिफ्टमेंट हुई, लोगों में कास्ट को लेकर अवेयरनेस आने लगी, कास्ट से रिलेटेड बुक्स लिखी जाने लगी, उनकी कंडीशन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आया। कुछ चीजें थोड़ी साइंटिफिक भी होने लगी बिकॉज एजुकेशन काफी ज्यादा प्रमोट हो चुकी थी, इसलिए लोग साइंस से काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो चुके थे। कुछ जैसे सरस्वती दयानंद जी थे, उनकी वजह से इंडिया का जो पास्ट था वो भी थोड़ा ग्लोरीफाई हुआ, लोग वापस वेदास की तरफ जाने लगे, तो ये चीजें थी जो अच्छी हुई। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या हुआ, सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म, कि लोग रिलीजन में डिवाइड होना स्टार्ट हो गए थे, वो अपने अपने रिलीजन के लिए लड़ना स्टार्ट हो गए थे, हिंदूज अपने लिए, मुस्लिम्स अपने लिए, और रिलीजन एक लेवल अप प्रमोट होने लग गया था, जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉसिबिलिटी थी, जो उनका एक पॉलिसी थी, वो प्रमोट होने लगी, और यहीं से एक स्टार्ट हो गई थी कि यस, जो सीड्स ऑफ पार्टीशन थी कि यस, अब बिकॉज जो अकाली मूवमेंट था, जो बाद में चलकर वो भी क्या चाहते थे कि सिख को एक अलग देश बना दिया जाए जो सिख्स के लिए हो, और मुस्लिम्स ने तो अपनी डिमांड अलग से की ही, उनको तो बाद में चलकर पाकिस्तान मिला ही। उस तरह से रिलीजन जो डिफरेंसेस आए, वो उनकी वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ी, और उसकी वजह से काफी चीजें उनको फेस करनी पड़ी। और कुछ एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स जो लोगों में डेवलप हुए वो गलत भी थे, बिकॉज कुछ चीजें वेस्टर्न की अच्छी भी हैं। अब वही सेम चीज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह होते हैं, तो आप वेस्टर्नाइजेशन के अंदर कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, तो इन्फ्लुएंस इस तरह से चल गया कि लोग जो अच्छी चीजें थी वेस्टर्नाइजेशन के अंदर, जैसे एजुकेशन हो गया या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, लोग उन चीजों को भी ड्रॉप करना स्टार्ट कर चुके थे, तो वो कुछ चीजें गलत भी थी। ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट। अब चलो पीवाईक्यूज और देख लेते हैं। पहला है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुन फीमेल स्कूल। तो सिंपल सा आंसर था इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ये आपका आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के अंदर। अगर आपने लेक्चर भी ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। नेक्स्ट है हमारा सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, ये आपका 2016 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था, एंड द आंसर इज एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ये भी हमने डिस्कस किया था पीछे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अबाउट ब्रह्मो समाज, इट अपोज्ड idolatry, it denied the need for a priestly class for interrupting the religious texts, it popularized the doctrine that the Vedas are infallible। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है बी, बिकॉज जो लास्ट स्टेटमेंट है वेदास से रिलेटेड इतना ब्रह्मो समाज ने कोई भी फोकस ही नहीं किया था, बिकॉज उनका फोकस ही अलग जगह पर था। वो आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करते थे, फिलॉसफी के अंदर बिलीव करते थे, वो वन गॉड के अंदर बिलीव करते थे, तो वो उस चीज के ऊपर गए नहीं। तो आंसर आपका है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन, और ये आपका आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वीडियो के अंदर लगी हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेक्चर नहीं था बिकॉज हमें सब चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग का था वो हमने कवर कर लिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी mentor, and in today's modern history class we will cover about peasant movements in India during British rule, history, evolution, factors and
phases of peasant movements in India. Let's start. ब्रिटिश रूल के अंदर सबसे ज्यादा सफर किसी को करना पड़ा था तो वो थे पीजेंट्स, बिकॉज उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। 1750 के बाद से पीजेंट की कंडीशन खराब होनी स्टार्ट हुई थी, बिकॉज 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी के अंदर वो जीत गए थे और उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया था। जब से लेकर 1947 तक उनकी कंडीशन कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। ऑल्दो कि बाद में बहुत कांग्रेस का फाउंडेशन हो चुका था, कांग्रेस भी उनके ऊपर ध्यान दे रही थी, बट फिर भी टिल इंडिपेंडेंस उनकी कोई भी कंडीशन या फिर उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। और आफ्टर इंडिपेंडेंस उनके लिए कुछ काम किए गए और उसके बाद भी बहुत टाइम लगा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने के अंदर। और उनके लिए सबसे बड़ा चेंजमेंट ये था कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। अब एग्रीकल्चर के अंदर पहले क्रॉप कल्टीवेशन कैसे होता था, अगर हम ब्रिटिश रूल से पहले बात करें तो क्रॉप कल्टीवेशन होता था पीजेंट्स की नेसेसिटी के ऊपर। वो वीट, राइस, इन चीजों की कल्टीवेशन करते थे बिकॉज ये उनकी डेली नीड्स थी। लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन होने के बाद उनको कौन सी क्रॉप की कल्टीवेशन करनी पड़ी, जैसे कि आपका जूट, कॉटन, जो चीजें मार्केट में बिके और उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल सके जिनसे वो सस्टेन कर सके। लेकिन फिर भी सिचुएशन फेमाइन वाली ही रहती थी बिकॉज उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, बिकॉज टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई थे। अगर फैक्टर्स की बात करें, क्या क्या फैक्टर्स रहे इंडिया के अंदर इतनी सारे पीजेंट मूवमेंट्स के। पहला आपकी लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स और उसके इफेक्ट, जो हमने 3 लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स देखी थी, परमानेंट, रायतवारी और महलवारी। दूसरा आपका कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा इनडेप्टनेस, कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा डेप्ट हो गया था जिसको वो कम ही नहीं कर पा रहे थे बिकॉज टैक्स ज्यादा था। क्रॉप फेलियर की सिचुएशन वो फेस कर रहे थे, बट क्रॉप फेलियर होने के बाद भी उनको टैक्स देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी डेप्थ की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ जमींदार्स भी इस चीज का फायदा उठाने लग गए थे। पीजेंट्स की मजबूरी को समझने की बजाय उन्होंने भी उनका फायदा उठाना स्टार्ट किया। और जब भी कोई पीजेंट जमींदार से पैसे लेते टैक्स पे करने के लिए, वो उनसे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए थे, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होती गई। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जमींदार तो इंडियंस ही थे, बट उनके अंदर भी कोई भी सिंपैथी पीजेंट्स के लिए नहीं थी और वो भी सिर्फ अपना फायदा, अपना प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर चुके थे। एंड लास्ट रीजन इज फेमाइन, कि बिल्कुल ड्रॉट की सिचुएशन आ गई थी, भुखमरी आ गई थी, कि अब कोई भी किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा था, जिसकी वजह से काफी जगह पर काफी पीजेंट्स की और बाकी लोगों की काफी डेथ भी हुई। अब अगर हम पीजेंट मूवमेंट्स की फेजेस की बात करें तो नॉर्मली हम 2 फेजेस में इस चीज को डिवाइड करते हैं। पहला पीजेंट मूवमेंट्स बिफोर 1857 और दूसरा पीजेंट मूवमेंट आफ्टर 1857, बिकॉज 1857 में हमारा रिवॉल्ट हुआ था, उससे पहले और बाद की सिचुएशन में काफी डिफरेंसेस हमें देखने को मिले। अब अगर हम 1857 से पहले की बात करें तो पहले की कंडीशन में क्या था कि पहले पीजेंट का साथ कोई और कम्युनिटी नहीं देती थी, कोई और लोग नहीं देते थे। जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट उनके पास नहीं था बिफोर 1857, किसी रूलर का सपोर्ट भी नहीं था, किसी जमींदार का सपोर्ट भी नहीं था, किसी भी और क्लास का सपोर्ट पीजेंट मूवमेंट्स के पास नहीं था। और उनको अपनी लड़ाई जितनी भी उन्होंने लड़ी वो खुद लड़ी और खुद ही उन्होंने हर चीज को सफर किया। और लीडरशिप भी जो उनके पास होती थी वो भी उन्हीं के पास होती थी, कि जैसे मान लो किसी जगह पे 100 पीजेंट्स हैं, उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने लीडरशिप कर ली, उन्हीं में से कोई व्यक्ति ने सामने आने की कोशिश की और उसी ने उस चीज को लीड किया, उस मूवमेंट को लीड किया। लेकिन वहीं अगर हम आफ्टर 1857 की बात करें, आपके 1885 के अंदर कांग्रेस बन चुकी थी, तो कांग्रेस के भी काफी लीडर्स थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इन्होंने भी काफी फेमस पीजेंट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया और जगह से भी पीजेंट मूवमेंट्स को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने लग गया। साथ में उनकी कहीं ना कहीं बातें सुनी जाने लग गई। उन्होंने भी महात्मा गांधी और बाकी जगह पर अलग अलग मूवमेंट्स का साथ दिया, जैसे सिविल डिसोबीडियंस हो गया, आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, और सेम उनको भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। और अब पीजेंट मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड और पूरे इंडिया के अंदर फेमस होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजमेंट उनकी कंडीशन के अंदर भी आना शुरू हुआ। और अब पहले पीजेंट मूवमेंट्स का सिर्फ एक मुद्दा होता था, टैक्स।
बिकॉज 3 सेटलमेंट्स थी, उनसे उनकी हालत बहुत खराब थी और सारी प्रॉब्लम्स जो बाकी थी वो भी उनके टैक्स की वजह से ही उनको फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अब आफ्टर 1857 वो और चीजों की भी डिमांड करने लग गए, उनके इकोनॉमिक इशू, उनके हक की बात भी वो करने लग गए कि यस अब उनको भी अपना हक चाहिए इंडिया के अंदर। बिकॉज एट लास्ट अगर वो क्रॉप कल्टीवेशन नहीं करेंगे, वो क्रॉप्स नहीं उगाएंगे, तो फिर बाकी इंसान सस्टेन ही कैसे कर सकते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो अगर फार्मर्स अपनी वाली चीज पे ऊपर जाए, अगर फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो ही नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे। तो उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाना स्टार्ट कर दिया था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पे। पहले बिफोर 1857 की मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है सन्यासी रिवॉल्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट उस टाइम पीरियड के लिए, जो कब से कब तक हुआ, 1763 से 1800 तक। कौन सा एरिया था, बंगाल का एरिया था। बिकॉज 63 तक आते आते आपका फिर 64 के अंदर तो बक्सर का जो रिवॉल्ट था वो हो चुका था और बंगाल की कंडीशन काफी खराब होना स्टार्ट हो चुकी थी। प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, मजनू शाह। इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज इनका ये था कि इनकी जो पिलग्रिम साइट्स थी, कुछ होली प्लेसेस थे बंगाल के अंदर, हिंदूज के भी और मुस्लिम्स के भी, वहां पर इनके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। इसलिए इन्होंने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। और बंगाल के अंदर 1770 के अंदर एक बहुत बड़ा फेमाइन भी आया था, जो भी इसका अल्टीमेट रीजन बाद में चलकर बना। अब सन्यासी से डिनोट होते हैं हिंदूज, और इसी के अंदर इंक्लूड से फकीर्स, जिनसे डोनेट होंगे आपके मुस्लिम्स। अब ये मूवमेंट एक रीजन की वजह से और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने एक नॉवल लिखी थी आनंद मठ, जो काफी फेमस नॉवल है। वो किसके ऊपर बेस्ड लिखी थी, सन्यासी रिवॉल्ट के बेस्ड के ऊपर लिखी थी। और ये आनंद मठ और किस चीज के लिए फेमस है, बिकॉज जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी इस आनंद मठ के अंदर ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी के अंदर लिखा था। अब ऐसा नहीं है कि जिस टाइम ये रिवॉल्ट हुआ उसी टाइम इन्होंने लिखी, बिकॉज जिस टाइम रिवॉल्ट हो रहा था उस टाइम तक तो इनका बर्थ भी नहीं हुआ थे, पैदा भी नहीं हुए थे। बाद में जब ये पैदा हुए, इन्होंने सिचुएशंस के बारे में देखा, पढ़ा, उसके बाद इन्होंने इस नॉवल को लिखा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इस रिवॉल्ट की, कि इस रिवॉल्ट के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइटेड थे। और उस टाइम पीरियड के अंदर आपके गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अब अगला है नरकेल बेरिया अपराइजिंग, जो हुआ 1782 से 1831 तक। एरिया सेम वेस्ट बंगाल था। लीडर कौन थे, मीर निथर अली, जिनको टीटू मीर भी कहा जाता है। अब इस रिवॉल्ट के अंदर आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, एक नरकेल बेरिया अपराइजिंग हुई थी और उसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे, टीटू मीर। अगर आपको इतना पता है मोर देन इनफ है, ईयर याद नहीं रहेगा तो चलेगा। फिर इंपॉर्टेंट आता है पागलपंथीज, जिसका ईयर कौन से थे, 1825 से 1833। ये भी सेम एरिया बंगाल। इसके भी आपको लीडर का नाम पता होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फेमस थे, करमशाह एंड टीपू शाह। इन्होंने क्यों रिवॉल्ट किया था, इनका रिवॉल्ट भी जमींदार के अगेंस्ट था, बिकॉज ये जमींदार से काफी ज्यादा परेशान थे। अब आते हैं आफ्टर 1857 के जितने भी पीजेंट्स रिवॉल्ट हुए उनके ऊपर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट था इंडिको रिवॉल्ट, नील की खेती। ईयर कौन सा था, 1859 टू 1860 ये ईयर था। एरिया सेम बंगाल का एरिया था। लीडर थे विश्वास ब्रदर्स, इसके लीडर थे। और रीजन क्या थे, सिंपल सी बात है, इंडिको ही रीजन था। उसका रीजन क्या था, इंडिको से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों थी, एक तो इंडियंस के काम का इंडिको था ही नहीं। बिकॉज नील आपको हम देखते हैं किस चीज के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, कि व्हाइट जो कपड़े होते हैं उनको बिल्कुल साफ करने के लिए नील को यूज किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि व्हाइट कौन पहनते थे, व्हाइट कपड़े मेनली ब्रिटिशर्स ही पहनते थे, इंडियंस इतने नहीं पहनते थे। आज के टाइम पे भी व्हाइट नॉर्मली हम शादी में, फॉर्मल्स में, उनमें ज्यादा यूज किया जाता है। तो इंडियंस की नेसेसिटी नहीं थी इंडिको, पहली चीज ये थी। दूसरा रीजन ये था कि इंडिको एक ऐसी क्रॉप थी कि अगर इसको आपने किसी एरिया के ऊपर कल्टीवेट किया तो उस एरिया के ऊपर आप दोबारा किसी और क्रॉप को काफी टाइम तक कल्टीवेट नहीं कर सकते, बिकॉज इससे सॉइल की फर्टिलिटी एक लेवल अप इफेक्ट हो जाती थी इंडिको की कल्टीवेशन से, जिसकी वजह से आप कोई और क्रॉप वहां पे कल्टीवेट नहीं कर पाते थे। तो ये एक मेजर रीजन था। बिकॉज उस इंडिको से क्या हो रहा था कि आप जो आपकी नेसेसिटी है, राइस, व्हीट, पल्सेस, जो नेसेसिटी जिनके बिना आप सस्टेन ही नहीं कर सकते, आप उनको कल्टीवेट नहीं कर पा रहे। और इंडिको जो आपकी नेसेसिटी ना
कभी नहीं हो सकता, चाहे ब्रिटिशर्स हो चाहे कोई भी हो, इंडिगो कभी नेसेसिटी नहीं हो सकता और आपको उसको कल्टीवेट करना पड़ रहा है। बट फिर भी फार्मर्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिगो को एक्सपोर्ट करते थे और उनको बहुत सारा पैसा इससे मिलता था। वो चाइना भी करते थे, अदर जगह पे वर्ल्ड लेवल में इंडिगो को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये मेजर रीजन था रिवॉल्ट का। और एक यहाँ से एक चीज हुई, दीन बंधु मित्रा, उन्होंने एक प्ले लिखा जिसका नाम था नील दर्पण। काफी फेमस प्ले है, काफी बार काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है, इवन यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था। 1860 के अंदर इन्होंने इस प्ले को लिखा, जो किसके ऊपर बेस्ड था, इंडिगो रिवॉल्ट के ऊपर बेस्ड था। अब नेक्स्ट मूवमेंट है पबना मूवमेंट, जो हुई 1873 से 1885 के टाइम पीरियड के अंदर। जो कौन सा एरिया था, पबना भी कौन सा एरिया, बंगाल का ही एरिया है। आप अगर ब्रिटिश रूल के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन देखेंगे तो वो बंगाल ही है। मैक्सिमम चीजों की स्टार्टिंग बंगाल से ही हुई। बाद में चलकर आफ्टर 1900 चीजें दिल्ली की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुई थी, उससे पहले चीजें बंगाल में ज्यादा थी, बिकॉज ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल थी वो बंगाल थी, कैलकाटा थी। लीडर कौन थे, ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल और कौड़ी मुला, ये इनके लीडर थे। और मेनली इनको भी प्रॉब्लम किससे थी, जमींदार से थी, क्योंकि वो इनकी प्रॉपर्टी ले लेते थे, रेंट इश्यूज थे, ये सारे इनके इश्यूज थे जिनकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट मूवमेंट है ईका मूवमेंट, 1931, एरिया अवध उत्तर प्रदेश, लीडर मदारी पासी। और इस सेम रिवॉल्ट को उत्तर प्रदेश के अंदर किसने लेड किया था, बाबा रामचंद्र जी ने लेड किया था। रीजंस क्या थे, उस टाइम पे स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था, 6 ईयर से ड्रॉट चल रहा था, प्राइस बहुत हाई थे, फूड था नहीं लोगों के पास, ग्रेन्स थे नहीं, फ्यूल था नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके थे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, 1921 में हुआ था, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर ये मूवमेंट बेस्ड था, बिकॉज उस टाइम पर महात्मा गांधी काफी एक्टिव थे। दूसरी चीज ये है कि 1921 से पहले भी आपका 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और 1918 के अंदर आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा मूवमेंट हुआ था। ये दोनों मूवमेंट हमने इस क्लास के अंदर इसलिए कवर नहीं किए बिकॉज हमें गांधी जी के एरा को अलग से कवर करना पड़ेगा कंप्लीटली, और ये दोनों मूवमेंट के मेन लीड वही थे, तो इनको हम उनके मूवमेंट्स के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट है तेभागा मूवमेंट, जो 1946 से 47 के बीच हुआ, एरिया था आपका बंगाल। ऑर्गेनाइज किसने किया था, कम्युनिस्ट कैडरे ऑफ द बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। डिमांड क्या थी, दैट इट वाज द शेयर क्रॉपर्स मूवमेंट दैट डिमांडेड 2/3 ऑफ लैंड प्रोड्यूस फॉर देमसेल्फ एंड 1/3 फॉर लैंडलॉर्ड्स। तो इनकी लैंड के डिवीजन से रिलेटेड एक डिमांड थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बरदोली सत्याग्रह, जो कब हुआ, 1928 में। इसको काफी बार पूछा भी जाता है। नॉर्मली मैक्सिमम टाइम बरदोली सत्याग्रह को क्रोनोलॉजिकल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है। 1928 में हुआ, एरिया था आपका गुजरात, लीडर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। रीजन क्या था रिवॉल्ट का, अगेंस्ट द टैक्स हाइक ऑफ 22% बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन द बैकड्रॉप ऑफ फेमाइन एंड फ्लड। फेमाइन और फ्लड की कंडीशन की वजह से टैक्स रेट और ज्यादा हाई हो गए थे, जिससे लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इसमें ब्रिटिशर्स ने रिएक्शन क्या दिया, अंडर द प्रेशर ऑफ सत्याग्रह द गवर्नमेंट हैड बिगन टू रन आउट ऑफ स्टीम बाय जून 1928 एंड ए सेटलमेंट विद द फार्मर वाज मेडिटेटेड बाय। फिर फार्मर्स के साथ एक सेटलमेंट की गई, जो किसने की, चुन्नीलाल मेहता। चुन्नीलाल मेहता कौन थे, उस टाइम के गवर्नर काउंसिल के एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे फ्रॉम ब्रिटिशर्स साइड। नेक्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा 1936, इंपॉर्टेंट है, कैसे बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन के अंदर फॉर्मेशन हुई ऑल इंडिया किसान सभा की, जिसके फाउंडर कौन बने, स्वामी सज्जानंदा सरस्वती। फॉर्मेशन कैसे हुई, बिहार के अंदर स्वामी जी ने एक स्टार्ट की एक मूवमेंट, किसके लिए, ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ द टीनेंट्स एंड फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। पहले किस चीज की फॉर्मेशन हुई, मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुई, बिहार से स्टार्ट हुई। बिहार के अंदर पहले बनाई गई बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। उसके बाद क्या चीज हुई, आंध्रा के अंदर एनजी रंगा ऑल्सो मोबिलाइज द पीजेंट्स एंड फॉर्म द किसान सभा। फिर आंध्रा के अंदर किसान सभा बनाई, किसने बनाई, एनजी रंगा ने। फिर द किसान सभा मूवमेंट स्प्रेड टू द अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड इट रेज द डिमांड फॉर द एबोलिशन ऑफ जमींदारी। फिर मूवमेंट ऐसे करके आंध्रा से स्टार्ट हुई, उधर बिहार से स्टार्ट हुई, फिर मूवमेंट पूरे इंडिया के अंदर फैल गई। उसके बाद
मूवमेंट को जो आंध्रा से उन्होंने स्टार्ट की, सभी को कंबाइन करके एक बनाया गया। क्या बनाया गया? ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई कांग्रेस सेशन के अंदर। और पहले प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा का किसको बनाया गया? स्वामी सज्जानंद सरस्वती। और आज तक ऑल इंडिया किसान सभा एग्जिस्टेंस के अंदर है। इनके सबसे पहली डिमांड क्या थी? कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करो। ऑल्दो उस टाइम पर इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद उनकी डिमांड मानी गई और जमींदारी सिस्टम खत्म हो भी गया। लास्ट मूवमेंट है तेलंगाना मूवमेंट, 1946 से 1952। ये इंडिपेंडेंस के बाद तक भी चली। एरिया आपका आंध्र प्रदेश था। लोकल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पहले निजाम से रिलेटेड चीजें थी, बिकॉज निजाम का रूल चल रहा था उस टाइम पीरियड के अंदर ये चीजें स्टार्ट हुई थी, और बाद में चलकर ये मूवमेंट खत्म हो गया। और 1953 के अंदर तो आपका आंध्र प्रदेश अलग से एक स्टेट बन भी गया था। तो ये थी सारी फार्मर्स मूवमेंट। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया था 2019 के अंदर। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के अंदर आते हैं या फिर प्रीलिम्स के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते। अलग अलग टॉपिक्स की कोई कोई डिटेल उठाई जाती है और फिर आपको कंबाइन कर कर फिर हमें उस चीज का आंसर देना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें ऐसे ही होते हैं। इसीलिए आप हिस्ट्री में किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज कोई एक चीज कहीं से उठाई जाएगी, कोई एक चीज कहीं से उठाई जाएगी। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, many voices have strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhian phase. Elaborate. अब आप इस क्वेश्चन में देखो कि जो गांधीयन फेज था, गांधीयन फेज आप नॉर्मली कौन सा काउंट करोगे? 1915 में गांधी जी आए, 1947 के अंदर हमारा जो देश था वो उसको आजादी मिली। अब जो इस फेज के अंदर जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई, उनके उनके अंदर जितनी वॉइसेस आई, उनसे रिलेटेड हमें चीजें लिखकर फिर उस चीज को पूरा इलेबोरेट करना है। तो यहाँ पर पीजेंट मूवमेंट का क्या कनेक्शन हुआ? यहाँ पर कनेक्शन ये हुआ कि कौन से पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड चीजों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो जो सिर्फ गांधीयन एरा के टाइम पीरियड के अंदर हुई। जैसे आप ऑल इंडिया किसान सभा हो गया, या फिर आपकी जो इका मूवमेंट है वो हो गई। तो कुछ मूवमेंट का थोड़ा सा क्रिप्स, ऐसा नहीं है कि आपको मूवमेंट के लीडर या फिर उनके कौन सा ईयर था वो नहीं, एज अ एग्जाम्पल कुछ आप हिस्सा वहां से ऐड कर सकते हो। बिकॉज आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सभी क्लासेस को कवर करना है, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे टीचर्स हो, सभी का क्या पार्टिसिपेशन रहा, सभी की वॉइसेस को कवर करना है। तो आप जब पीजेंट्स को यहाँ पर ऐड करोगे तो आप एक दो एग्जाम्पल मूवमेंट्स के ले सकते हो, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस 20 साल में कौन सी मूवमेंट हुई। तो वो हमने अभी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज था। ये यूपीएससी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था। अब इन चारों में से ऐसी कौन सा चेंजमेंट था जो ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया के अंदर आया? पहला, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ये तो हुआ नहीं, बिकॉज हमने हमारी जो पुरानी क्लासेस में देखा था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का तो काम ही खत्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने मशीनरी इंट्रोड्यूस कर दी थी जिनके बाद हैंडीक्राफ्ट्स जो थे इंडियन, उनके पास काम ही नहीं बचा था। सेकेंड, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बाद में चलकर जो ग्रोथ भी हुई इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज की, वो भी लोगों ने खुद ने की, ब्रिटिशर्स का उनमें कोई हाथ नहीं था। नेक्स्ट ये देखें तो रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज होने में ब्रिटिश रूल का कभी कोई हाथ नहीं रहा। मेन क्या आता है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो हमने बार बार देखा है कि ब्रिटिश रूल की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ, बिकॉज उन्होंने कैश क्रॉप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। तो द आंसर इज सी। नेक्स्ट है इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। 20th सेंचुरी के आते आते इंडिगो कल्टीवेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ? सिंपल सा आंसर था, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। अब ब्रिटिशर्स ऐसे तो थे नहीं कि पीजेंट्स की रिक्वेस्ट सुनने वाले थे। पीजेंट्स ने तो सफर ही किया टिल इंडिपेंडेंस, उनकी नहीं सुनी जाने वाली थी। और जो गवर्नमेंट थी वो तो ब्रिटिशर्स की थी ही, और जो कांग्रेस बन भी गई थी, पर कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की माननी ही पड़ती थी। तो सिंपल रीजन था कि वर्ल्ड मार्केट जो थी वहां पर अब इंडिगो का इतना जो इफेक्ट था, इम्पैक्ट था, वो नहीं रहा था, इसलिए इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन हो गई। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये रहा आपका 2019 के अंदर सॉरी
ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने एस्टेब्लिश की? महात्मा गांधी ने। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सज्जानंद सरस्वती। एंड नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नायकर ईवी रामा स्वामी। अब आपको देखना है कि ये 3 मूवमेंट है, इनके 3 लीडर्स दे रखे, कौन कौन से पेयर करेक्ट है। अब जैसा मैंने बोला था कि अलग अलग टॉपिक से आपको एक एक लाइन मिलती है यूपीएससी के अंदर, वो सेम एग्जांपल है कि हमें इनमें से इस क्लास के अंदर कौन सी पता चली? ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सज्जानंद सरस्वती। वैसे ही जब हम आगे का आफ्टर इंडिपेंडेंस की चीजों को पढ़ेंगे और पार्टीज कैसे डेवलप हुई उन सबको पढ़ेंगे, जब हमें क्या पता चलेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो नाइकर वाली थी उसके फाउंडर कौन थे? ईवी रामास्वामी। वैसे ही जब हम आगे गांधी मूवमेंट्स को रीड करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी ने करी थी। दे ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीएस्ट? यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। अब इसमें भी सेम चीज है, स्वामी दयानंद एस्टेब्लिश आर्य समाज। अब इसमें बताना है कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था। स्वामी दयानंद एस्टेब्लिश आर्य समाज। अब ये चीज जो है हमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाले चैप्टर में पता चलेगी, जिसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। बट नॉर्मली इन्होंने कब किया था? ये चीज की थी इन्होंने नियर अबाउट 1875 के अंदर। दीनबंधु मित्रा रोट नीरू दर्पण, ये हमें कहां से पता चला? इसी क्लास में पता चला। इन्होंने कब लिखी थी? 1860 के नियर अबाउट। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, इन्होंने आनंद मठ कब लिखी थी? इन्होंने 1863 के नियर अबाउट लिखी थी, क्योंकि ये उस टाइम पर तो बॉर्न ही नहीं थे जिस टाइम पे सन्यासी रिवॉल्ट हुआ। नेक्स्ट है सत्येंद्र टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। 1853 के नियर अबाउट तो क्या हुआ था कि इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर इंडियंस को एंट्री मिलना स्टार्ट हुई थी। फिर आपका रिवॉल्ट हुआ तो उसके काफी टाइम पीरियड बाद ये पहले सिविल सर्वेंट बने थे। तो द आंसर इसका क्या है? बी है। बट हमें ये पता कैसे चलेगा बी? जब हमने पूरी हिस्ट्री कवर कर ली हो। हम हिस्ट्री में कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि इस टॉपिक को कर लेते हैं इसको स्किप कर देते हैं, बिकॉज हिस्ट्री के क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए और विद क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। हम उस चीज को स्किप नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।